Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our last video, we have discussed about accounting concepts and we have covered two accounting concepts which were going concern concept and consistency concept. Today, we will talk about some more concepts of accounting and one of them is accrual concept. So इस concept में आपको क्या करना है कि जब आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें अकाउंटिंग में, जब आप उन्हें रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस टाइम पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होंगी जिनसे अभी आपको कैश रिसीव नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने सेल किया, ठीक है, अपना प्रोडक्ट आपने सेल किया, अब उसके बदले सामने वाले कस्टमर ने अभी आपको कैश में पेमेंट नहीं दी, उसने उधार में आपसे प्रोडक्ट लिया है, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड ना करें? अगर नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। सो यही कहना चाह रहा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि आपको ये नहीं देखना है कि मुझे कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो कैश रिसीव वाला जो बात है उसको आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने ये देखना है कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इफ़ यस तो आपको रिकॉर्ड कर देना है उसे। बस इतना होना चाहिए कि इसी ईयर से रिलेटेड है, जिस ईयर के मैं बैठ करके अकाउंट्स बना रहा हूँ उसी ईयर से रिलेटेड है ये सेल या ये ट्रांजैक्शन, कुछ भी हो सकती है सेल के अलावा भी, तो यस उसको रिकॉर्ड आप कर दें। ये तो बात थी कैश रिसीव होने से रिलेटेड। सेम बात अप्लाई होती है कैश पे करने से, कि आपने किसी सप्लायर से जो है वो स्टॉक खरीदा, माल खरीदा, आपने बोला कि मेरे पास अभी तो नहीं है कैश, मैं अपनी शॉप पे बेच लेता हूँ ये सामान, फिर मैं आपको पैसे पे कर दूँगा। तो अगर आप वो जो आप परचेज करके आए हो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपने तो खरीदा है माल, रिकॉर्ड तो करना होगा। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि आपने एक तो कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ उसको नहीं कंसीडर करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई तो रिकॉर्ड कर दो। सेम बात कि आपने कैश पे किया है या नहीं किया है सामने वाले को, अगर आपने कुछ परचेज किया है या सामने वाले से कोई भी सर्विस ली है तो आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हमने क्या माना कि कैश मूव हो या ना हो, अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अब क्यों ये कॉन्सेप्ट बनाया गया? ताकि आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपको फेयर रिजल्ट दे सकें। देखो, अगर हम आधी अधूरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते, सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड करते कि पैसा कैश में आएगा तो ही रिकॉर्ड करूँगा, तो काम अधूरा रह जाता, फिर एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस आपको पता नहीं चल पाता, फेयर रिजल्ट आपको ना मिल पाते। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया ताकि कोई भी बिजनेसमैन अपनी मर्जी से, अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी माइंड का यूज़ करके नहीं सोचे कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और कोई कहे मैं नहीं करता, सबको करना होगा। अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस की है तो रिकॉर्ड करनी होगी, चाहे उससे आपका कैश कम या ज़्यादा ना भी हुआ हो, अगर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन है तो उसे रिकॉर्ड करना है आपको। नेक्स्ट आपके पास है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से इसको याद रखना है क्योंकि ये बेस बनेगा अकाउंटेंसी का भी और बिजनेस स्टडी का भी।
यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस का ओनर है ना, वो और जो वो बिजनेस चला रहा है, ओके, वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ये ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। मीन्स कि ये जो ओनर है इसकी अपनी एक अलग पर्सनल प्रॉपर्टी है, और जो इसने बिजनेस में पैसा लगाया है वो अलग है। इसके अलावा अब ध्यान दें कि ये जो ओनर है इसने बिजनेस में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसको आप कैपिटल बोलते हो। तो ये ओनर ये मान के चलता है कि क्योंकि मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है, तो जितनी कैपिटल मैं लगा रहा हूँ ये मैंने अपने बिजनेस से वापस लेनी है। मीन्स मेरी जो बिजनेस फर्म है उसके लिए ये जो कैपिटल है वो एक लाइबिलिटी है कि इसने मुझे ये पैसा वापस करना है। तो आपने जो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं कि ये बिजनेस है, इसकी क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, क्या इस बिजनेस की एसेट्स हैं। देखो, अगर दोनों एक हो जाएं, बिजनेस का ऑनर और बिजनेस अपने आप को एक मानना शुरू कर दें, तो फिर बिजनेसमैन की पर्सनल लाइफ नहीं होगी ना, उसकी पर्सनल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पर्सनल पैसा है उसके पास, तो वो ये कैसे जानेगा कि मेरे को बिजनेस से कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अगर वो पर्सनल खर्चे जो सब कुछ चीज़ें बिजनेस से करेगा, तो फिर उसको ये कैसे पता चलेगा कि जो मैं प्योरली बिजनेस से कमा रहा हूँ वो इनकम कहाँ और कितनी है मेरे पास। ठीक है ना। तो बिजनेस वाले काम में सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, पर्सनल कुछ भी नहीं, ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे कि बिजनेस में कितना पाया और कितना खोया, कितना अर्न किया आपने, कितना लूज किया कैश या मनी, जो भी आप, कितना प्रॉफिट कितना लॉस में है। तो हम ध्यान में रखें कि बिजनेस का ऑनर और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ये हमें कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि बिजनेसमैन जो है, ऑनर जो है, जितना भी पैसा बिजनेस को देगा वो कहेगा कि मैं कैपिटल के रूप में लगा रहा हूँ, लाइबिलिटी है। कल को इसी ऑनर को अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है पर्सनल लाइफ में, तो इसने अगर बिजनेस से वो पैसा निकाला तो उसे कहा जाएगा ड्रॉइंग्स। और बिजनेस कहेगी कि भाई पैसा फर्म में से निकाला है तूने, बिजनेस में से, ड्रॉइंग्स। तो उनके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, क्योंकि आप बिजनेस का पैसा कुछ टाइम तक यूज़ कर रहे हो। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो अलग कर देती हैं एक बिजनेस के ओनर को और उसके बिजनेस को। दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिन्हें आप मनी में मेज़र कर सको। ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी मनी वैल्यू आपको पता ही ना हो, क्योंकि अगर आपको उनकी मनी की टर्म्स में, यानी कितने रुपए की है वो नहीं मालूम होगा, तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे। ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर सकते कि 4 टेबल्स या 4 किलोग्राम शुगर, नो। पैसों में कितना वैल्यू है वो रिकॉर्ड करना है। तो जो चीज़ें मनी में मेज़र हो सकती हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है, जिसकी वैल्यू मनी में पता ना लग सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, नुकसान तो हो रहा है बिजनेस का, लेकिन इसको हम मनी में माप नहीं सकते कितना हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हाउ डू वी नो कि स्ट्राइक करने से कितना नुकसान हो जाता है। सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं मालूम हमें, तो ये बात रिकॉर्ड नहीं होगी। मैनेजर का और किसी एम्प्लॉय का झगड़ा हो गया आपस में, नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो जिन चीज़ों का मनी में वैल्यू आपको पता है उन्हें आपने रिकॉर्ड करना है। मनी एक कॉमन क्राइटेरिया होता है कि हर चीज़ को आप मनी में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करो, तभी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो
यूज़फुल बन पाएगी सभी पार्टीज के लिए, सभी के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट आप कहें है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ अब हम बात करेंगे एक पीरियड की। पीरियड मतलब एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो देखो, आपने कहा था ना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, माना हमने। बट अब बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट लॉस है, उस प्रॉफिट लॉस को थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप जानना चाहोगे कि मैं बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। यूँ तो है नहीं कि आज स्टार्ट किया 20 साल बाद देखेंगे कि बिजनेस में क्या हो रहा है। नहीं, हर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा बिजनेस को अपने। तो उसके लिए हम एक पीरियड सेट कर देते हैं कि इतने से इतने पीरियड के बाद मैं अपना एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उस पीरियड को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। अब जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, इनकम टैक्स है, वो कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जैसे आपका एकेडमिक सेशन होता है पूरा एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में ईयर भी चेंज हो जाएगा एक। ठीक है, एक पूरा अकाउंटिंग ईयर कहते हैं इसे। आप चाहें तो 6 मंथ्स के बाद भी प्रॉफिट लॉस पता लगा सकते हैं। बट यहाँ आपको जो मेन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं अकाउंट्स, जो मैंडेटरी है, वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहाँ पर हम क्लियर हैं। इस पीरियड को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंट्स की नज़र में एक साल अप्रैल से मार्च तक का होता है। वो आपको कैलेंडर वाला ईयर नहीं लेना है, जनवरी टू दिसंबर वाला नहीं लेना है। यहाँ अकाउंट्स की लैंग्वेज वाला ईयर हम काउंट करेंगे। ओके, that's all for today. Read your topics very carefully and also prepare your notes regarding the important terms. Thank you so much.